Today in the series of one question per day, we are going to take a question which is based on para completion. And the question which we are going to take today is not going to be very easy for you. The paragraph, the level of the language is genuinely very good. Students, para completion, this becomes one such pattern where a sentence is given to us and a paragraph is here, in which 4 blanks are there. We need to find out this particular sentence will fit in which particular blank. तो इसके लिए भी स्टूडेंट सबसे पहले तो सेंटेंस को पढ़ना है और उसके बाद उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है. तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा एंड देन वी आर गोइंग टू टेक दैट क्वेश्चन आल्सो. तो यस, अगले 10 मिनट हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी. चलिए स्टूडेंट्स, बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन, द रेगुलर अनाउंसमेंट्स, द न्यू बैचेस फॉर कैट 2025 एंड 26. मिशन इम्पॉसिबल को मिशन आई एम पॉसिबल बना दो एस्कैट के साथ. एंड देन स्टूडेंट्स, इसके बहुत ही फैंटास्टिक फीचर्स हैं. आई वांट एवरीवन पॉज करके अच्छी तरह से समझो एंड गेट इन टच विद आवर टीम सो दैट एंड द बेस्ट थिंग इज, इन केस इफ यू रियली वांट, आप हमारे टीचर्स के साथ खुद मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली डिस्कस अ लॉट. यू कैन फाइंड आउट हाउ एस्कैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन द अदर ऑप्शंस अवेलेबल. And see students, जो personal mentoring, जो personal touch ASCAT देता है, I believe that no one can match it. And then students, WinCat, ठीक है, पूरी मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसे भी आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे. Now coming on para completion. तो सबसे पहले तो students, you will have to read the sentence and read the paragraph. Get the overall idea of flow of the paragraph. Pay attention to tone, theme and logical structure. अब सबसे important क्या होता है? Once you understand what is the main idea, इसके बाद स्टूडेंट्स वो जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस के बारे में सबसे पहले देखो, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस पारा कंप्लीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इज वेरी सिंपल. भाई 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस, हमें यही तो बताना है 4 ब्लैंक्स में से वो कहाँ आएगा. कभी भी आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ोगे, पढ़ते ही पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, क्या लगता है ये इस पैराग्राफ के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आना चाहिए या फिर कंक्लूडिंग पार्ट में आना चाहिए. So that particular sentence, the moment you understand what is the language of the question or what is the content of the question, we can easily find out will it come in the first half of the paragraph or the second half. अगर students आपको पता चल गया first half में आएगा, this actually becomes the part of the introduction. तो आंसर first या second blank होगा. और अगर पता चल गया कि this should come in the second half, this should become the concluding part. तो students third या fourth can be the answer. और इतना शॉर्टलिस्ट करने के बाद थोड़ा सा पर्टिकुलर होकर ऑब्जर्व करोगे, आई बिलीव दैट गिविंग द आंसर विल बी वेरी मच पॉसिबल फॉर अस. वैसे बहुत सारे टिप्स एंड बहुत सारी ट्रिक्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग अपने मेन बैच में करवाते ही हैं. पता नहीं वे जो स्टूडेंट यूट्यूब पर हमसे जुड़े हैं, एटलीस्ट देखिए द टिप ऑफ द आइसबर्ग यू पीपल कैन सी इन दीज वीडियोस. तो स्टूडेंट, सबसे पहले उस सेंटेंस के बारे में वी विल हैव टू डिसाइड, इज इट इंट्रोड्यूसिंग, कंटिन्यूइंग, कंट्रास्टिंग या फिर कंक्लूडिंग. और आप इतना ना भी करो ना, बहुत सिंपल सा, इज इट इंट्रोड्यूसिंग और कंक्लूडिंग. इफ इट इज इंट्रोड्यूसिंग, एज आई सेड 1 and 2. इफ इट इज कंक्लूडिंग, एज आई सेड 3rd and 4th. इसके अलावा कोई और आंसर हो नहीं सकता. और फिर स्टूडेंट्स थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाओ कि ब्लैंक के बाद मैंने कौन सा वर्ड यूज किया. यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कई बार प्रोनाउंस आपकी हेल्प करते हैं, कंजंक्शंस आपकी हेल्प करते हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं which actually keep helping you. Okay, now see. Ready for the question now? Yes. So this becomes the question, and among the 4 blanks, you will have to tell me ये वाला जो सेंटेंस है किस ब्लैंक में फिट होगा. Yes, pause it, अच्छी तरह से पढ़ो. ये पैरा कंप्लीशन का एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. This is not easy. Even the level of the language is not easy. Okay, I want all the students with patience. अच्छी तरह से इसको सॉल्व करो. And now students, I'm going to start the explanation. चलो, सबसे पहले let us read the sentence. The confluence of economic recession and the military quest of 1943 stands as a poignant reminder of the multifaceted challenges that beset Europe during this period. What is the meaning of poignant? Yes, come on. क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स poignant का? Poignant का मतलब होता है sad. It's a sad reminder. Anyway, स्टूडेंट्स, इस पूरे सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो 2 चीजें यहाँ पर दे रखी है. 1,
द इकोनॉमिक रिसेशन एंड द सेकेंड इज मिलिट्री क्वेस्ट। और वैसे भी स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1943, तो अगर थोड़ा सा इतिहास पता हो 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इजंट इट? तो 1943 में यूरोप में क्या था, एक तरफ तो इकोनॉमिक मंदी थी और दूसरी तरफ द वॉर वाज गोइंग ऑन। ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है द ब्लेंड ऑफ दीज टू थिंग्स, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थी ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब स्टूडेंट्स इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर क्या लगता है? ओके, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड द मिलिट्री क्वेस्ट ऑफ 1943 stands as a poignant reminder। अब आप सोचो स्टूडेंट, जब मैं कहता हूं इट इज अ सैड रिमाइंडर। चलो अब पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करेंगे ये सेंटेंस 1 and 2 में आएगा या 3 and 4 में। लेट अस सी। In the annals of the European economy, a tempestuous epoch emerges, wheeled in the shroud of economic recession। अब स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं they are genuinely tough, but anyway आप एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं भी समझ सकें, even if you are able to understand the overall essence, the job is done। In the annals of European economy, understand annals, annals क्या होता है? एक तरह से स्टूडेंट्स इन द पेजेस, annals of history, अपन नहीं कहते हैं इतिहास के पन्नों में, annals of history। In the annals of economic European economy, a tempestuous epoch emerges। What is the meaning of tempestuous? Tempest का मतलब होता है तूफान, तो tempestuous एक ऐसा पीरियड बहुत रिगरस जहां पर चीजें हुई है। अंडरस्टैंड, epoch, epoch basically talks about it actually refers to an era। wheeled, wheeled का मतलब क्या होता है? covered in the shroud, shroud हम किसको कहते हैं? कफन को कहते हैं। wheeled in the shroud of economic recession where the specter of contraction and dissolution permeated the continent's financial landscape। एनीवे स्टूडेंट्स आप देखो इस फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव जस्ट स्पोकन अबाउट द इकोनॉमिक रिसेशन, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये तो इकोनॉमिक रिसेशन की भी बात करता है एंड इट आल्सो टॉक्स अबाउट मिलिट्री क्वेस्ट। एनीवे स्टूडेंट्स फर्स्ट में इस सेंटेंस को लेना विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, एंड दिस पीरियड, वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखो फर्स्ट के जस्ट बाद क्या लिखा है? दिस पीरियड। So which period I am talking about? So definitely इस फर्स्ट सेंटेंस में मैं जिस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दिस पीरियड रेफर्स टू दैट ओनली। तो वन में स्टूडेंट्स दिस सेंटेंस विल एनीवे नॉट कम, और ये दोनों जो पार्ट है ये आपस में वैसे भी बहुत अच्छी तरह से जेल होते ही हैं। नाउ सी, दिस पीरियड wrought with dire economic downturns, stagnation and the fiscal distress cast a pall of uncertainty over the European nations, invoking profound challenges that reverberated through the economic fabric। Students do understand, यहाँ तक भी I'm just talking about the economic recession। वॉर के बारे में स्टूडेंट्स नथिंग इज गिवन हियर। तो मुझे लगता है ये वाला जो सेंटेंस है ये 2 में लेना भी बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होगा। कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली अभी तक तो स्टूडेंट्स आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक रिसेशन ना, उसी के साथ कॉन्करेंट का मतलब होता है जस्ट उसी के साथ amidst the tumultuous cauldron of global conflict। What is the meaning of cauldron? It is basically a pot in which we boil the things. So that is known as cauldron। Amidst the tumultuous, tumultuous का मतलब होता है full of ups and downs, turmoil, understand, chaos। These are some of the synonyms of tumultuous। So amidst the tumultuous cauldron of global conflict, the year 1943। अब आप देखो स्टूडेंट्स जो सेंटेंस है उसमें भी 43 की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर वो ईयर इंट्रोड्यूस होता है। वन थिंग इज वेरी क्लियर, मेरा जो सेंटेंस है वो 3rd या 4th में आएगा। द ईयर 1943 dawned, heralding a pivotal junction in the military quest that engulfed Europe। In the crucible of warfare, crucible का मतलब भी एक तरह से कॉल्ड्रॉन ही होता है, ओके, पॉट जहां पर अपन चीजों को बॉईल करते हैं। In the crucible of warfare, nations mobilized their forces, entwined in a desperate struggle against tyranny and oppression। Tyranny and oppression of whom? Of Germany। Students, अगर थोड़ा सा इतिहास पता है, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में पता है, तो that will actually help us a lot in giving the correct answer। जिन बच्चों को लगता है cat is only a game of English, believe me students, it is not English, it is verbal ability and RC। और किसी भी वी और आरसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है
उस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ प्रायर नॉलेज होना। अगर हमें पहले से पता है what happened in 1943, Germany, how it became the cause for the Second World War, and you people might be knowing there were 3 countries which were actually the axis of evils, जिनकी वजह से Second World War हुआ था। Italy led by Mussolini, then Germany led by Hitler, and the third country was Japan led by Emperor Hirohito। And then students इन सब के खिलाफ कई सारे देश इकट्ठा हो गए थे, उनको स्टूडेंट्स अलाइड फोर्सेस बोला जाता था। अमेरिका वाज द लीडिंग वन इन दैट, अदरवाइज यूके वाज देयर, फ्रांस वाज देयर, चाइना, रशिया, ये सब मिलकर अलाइड फोर्सेस। नाउ सी, in the crucible of warfare, nations mobilized their forces and joined in the desperate struggle against tyranny and oppression। अब स्टूडेंट्स अब देखो, यहां पर मैं मिलिट्री क्वेस्ट को डिस्कस कर रहा हूं। अब क्या लगता है, क्या इसकी जगह अब मिलिट्री क्वेस्ट को डिस्कस करने के जस्ट बाद वापस से स्टूडेंट्स, इफ आई टेक द सेंटेंस वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड द मिलिट्री क्वेस्ट, मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ना, दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। आई हैव स्पोकन अबाउट द इकोनॉमिक रिसेशन, आई हैव स्पोकन अबाउट द मिलिट्री क्वेस्ट, एंड फाइनली स्टूडेंट्स आई से दैट this period was a poignant reminder. So yes, it becomes the concluding part. I think when I'm discussing about the military quest, वहाँ पर वापस से economic recession का discussion करना will not be very much feasible. So third भी students I will rule out. अब इसके बाद वाला sentence, the year 1943, मैं उसी year को वापस describe कर रहा हूँ, witnessed the transformative crescendo of military operations as allied forces strove to turn the tide against Axis powers. Axis powers का मतलब है Germany, Italy, and then students allied forces I have just spoken, chiseling an indomitable path toward liberation and victory। तो students आप देखो, यहाँ पर भी हमने military quest के बारे में बात किया। even after third, जो मेरी next line है, that is only talking about the military operations। अब students ये पूरा discuss करने के बाद then you say that yes, this period is a poignant reminder। So students, the correct answer here is fourth option। So fourth option is the best answer, and this sentence becomes the concluding part। That was a wonderful question। यहाँ पर students बहुत ज़्यादा pronounce या conjunction का help नहीं था, but flow of events इस तरह के थे। तो series को अगर अपन समझ लें, तो students and moreover the confluence of these two things, अब आप देखो logically वो कहाँ fit होना चाहिए। I guess मजा आया होगा इस question को solve करने में। Okay, चलो, see you in the next video with a new question। Thank you so much।